जय हिंद प्यारे दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वाक्य रचना में आप अपना अगला वीडियो लेके चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों को बता दिए हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रयोग के आधार पर वाक्य, ठीक है ना। किसके आधार पर? प्रयोग या वाच्य के आधार पर वाक्य, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे प्रयोग या वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है ना, चलेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज सीखेंगे क्या कि हमारा वाच्य क्या होता है, ठीक है ना। वाच्य क्या होता है? वाच्य को हम लोग बोलते हैं क्या भैया? वॉइस। क्या बोलते हैं? वॉइस। वॉइस या वाच्य का मतलब हम लोग समझेंगे क्या, देखेंगे। वॉइस का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य में हमारी जो क्रिया होती है वह किससे प्रभावित होती है, ठीक है ना। वाच्य का मतलब क्या होता है? जो हमारी क्रिया होती है वह किससे प्रभावित होता है, ठीक है ना। जब हम प्रयोग या वाच्य के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं तब हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक होता है हमारा कर्तवाच्य, चलेंगे। एक होता है हमारा कर्तवाच्य। एक होता है हमारा कर्मवाच्य। और एक होता है हमारा भाववाच्य। क्या होता है हमारा? भाववाच्य। अब यहां से हम लोग सीखेंगे कि कर्तवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। देखेंगे आप लोग। कृतवाच्य का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कर्ता होता है, कृत मतलब कर्ता, इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। अभी आप लोग समझेंगे इसका मतलब। कर्मवाच्य में हमेशा हम लोग देखते हैं भैया कर्म प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में हमेशा भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान होता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग सीखेंगे जो हमारा कर्तवाच्य होता है, इसमें क्या होता है कि कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, ठीक है ना। मतलब वाच्य का मतलब होता है कि वाक्य में क्रिया किससे प्रभावित होती है। जब वाक्य में क्रिया कर्ता से प्रभावित होती है तब वहाँ पे कृतवाच्य होता है। जब वाक्य में क्रिया कर्म से प्रभावित होती है तब वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और जब भाववाच्य में क्या होता है, जो हमारी क्रिया होती है ना तो वो कर्ता से प्रभावित होती है ना तो वो कर्म से प्रभावित होती है, ठीक है ना। इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। वाच्य का मतलब आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख लेंगे क्या भैया कि वाच्य का जो मतलब होता है, हम कहते हैं क्या, किसी भी वाक्य में क्रिया किससे प्रभावित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो कृतवाच्य होता है, जो हमारा कर्तवाच्य होता है, चलेंगे देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा कर्तवाच्य होता है इसमें हमारा कर्ता प्रधान होता है। मतलब कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ता है? क्रिया पर पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, इसमें हमको 2 तरह के सेंटेंस देखने के लिए मिलते हैं। एक तो हमारा सकर्मक वाले सेंटेंस देखने के लिए मिलते हैं और एक हमारा अकर्मक वाला सेंटेंस देखने के लिए मिलता है। क्या भैया? हमेशा हम लोग देखेंगे कैसा हमको सेंटेंस मिलेगा? सकर्मक वाला वाक्य देखने के लिए मिलेगा और अकर्मक वाला वाक्य देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो हमारा कर्मवाच्य होता है इसमें हमेशा हमको सकर्मक वाला वाक्य देखने के लिए मिलेगा। कैसा हमको सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा? सकर्मक वाला सेंटेंस हमको देखने के लिए मिलेगा। और जो हमारा भाववाच्य होता है हमेशा इसमें अकर्मक हमको वाक्य देखने के लिए मिलेगा।
कैसा वाक्य देखने के लिए मिलेगा? अकर्मक वाक्य देखने के लिए हमेशा इसमें मिलेगा हमारे भाववाच्य में। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई है। तो आप लोग कहेंगे कि सर कैसे जो सेंटेंस हमको देगा कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये हमारा कर्तवाच्य है, कि यह हमारा कर्मवाच्य है, कि यह हमारा भाववाच्य है? इसी बात को आप लोग कहेंगे सर कैसे हम लोग पहचान करेंगे? जैसे हम लोग जब कृतवाच्य की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या भैया कि ऐसा वाक्य जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसको हम लोग कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखें, उदाहरण लिखेंगे भैया। जैसे हम कहें कि मोहन खाना खाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखें, सीता खाना खाती है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे जिस तरह से जो हमारा कर्ता है, जिस तरह से हमारा जैसा कर्ता देखने के लिए मिलता है, कर्ता का जैसे हमको वचन देखने के लिए मिलता है उसी प्रकार हमको क्रिया का भी वचन देखने के लिए मिलता है। मतलब कर्ता का प्रभाव एकदम क्रिया पर देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे क्या भैया, जैसे हमारा जो कर्ता है, जिस तरह से हमारा कर्ता है, ये जैसे स्त्रीलिंग हो गया तो हमारी क्रिया भी कैसी हो जाती है भैया? स्त्रीलिंग की हो जाती है, ठीक है ना। तो कर्ता का प्रभाव जैसे क्रिया पर पड़ता है, जब कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है उसे हम लोग कृतवाच्य कहते हैं। जिस प्रकार पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? कृत प्रधान, मतलब कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है ना। आप सभी को क्लियर है? जैसे हम अकर्मक वाला कोई सेंटेंस ले लें, हम कहें क्या, एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे, हम कहें क्या कि जैसे हम कहें क्या कि राम दौड़ता है, क्या कहें भैया? राम दौड़ता है। अगर ऐसा सेंटेंस हमको देखने के लिए मिल जाएगा तो हम जानेंगे भैया क्या राम का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है। तो आप लोग बोलेंगे भैया क्रिया पर पड़ रहा है, तो ये हमारा जो है ये हमारा कृतवाच्य होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग कर्मवाच्य की पहचान कैसे करेंगे इस बात को हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारा कर्मवाच्य होता है उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखेंगे कर्मवाच्य में हमेशा हमको एक बात याद करनी है क्या, कि हमेशा हमको सकर्मक वाला वाक्य देखने के लिए मिलेगा। कैसा वाक्य देखने के लिए मिलेगा? सकर्मक वाला वाक्य देखने के लिए मिलेगा। अगर हमको क्या मिलना चाहिए भैया? कर्ता मिले, वह या हमको प्रत्यक्ष रूप से मिले या तो वह हमको अप्रत्यक्ष रूप से मिले। कैसे मिले? प्रत्यक्ष रूप से मिले या तो हमको अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता मिले। कर्ता के साथ अगर हमको से के द्वारा, कर्ता के साथ हमको से द्वारा का भाव मिले, उसके बाद हमको पता है हमेशा हमको क्या मिलेगा भैया? कर्म मिलेगा, और हमेशा हमको क्या मिलेगा? क्रिया मिलेगा। और किसका प्रभाव मिलेगा हमको? कर्म का हमेशा प्रभाव मिलेगा किस पे भैया? क्रिया पे, ठीक है ना। जैसे हम कहें, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम उदाहरण लिखें कर्मवाच्य का, जैसे हम कहें रोहित के द्वारा आम खाया जाता है। आम खाया जाता है, ठीक है ना। अगर इस तरह का सेंटेंस हमको दिया तो हम लोग जानेंगे क्या भैया? हमको अगर कर्ता के साथ के द्वारा देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पे हमेशा हम लोग देखेंगे किसका भैया? हमेशा हम लोग देखेंगे जो हमारा कर्म होगा उसका प्रभाव हमेशा किस पे पड़ेगा? क्रिया पर पड़ेगा। तो वो हमारा कैसा वाक्य होगा? कर्मवाच्य होगा, ठीक है ना। जैसे हम कहें आम खाया जाता है, अगर हमको कर्ता ना देखने के लिए मिले, हम जैसे कहें क्या भैया? आम खाया जाता है। यही हमको सेंटेंस देखने के लिए मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे क्या भैया? आम का प्रभाव किस पे है? तो आप लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट क्रिया पर पड़ता है। जब कर्म का प्रभाव सीधे क्रिया पर पड़ता है तब हम लोग जान जाते हैं यह कैसा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है, ठीक है ना।
आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को समझ में बातें आ गई होगी। एक बार फिर से देखेंगे, जब कर्ता के लिंग वचन का प्रभाव क्रिया के अनुसार पड़ता है, क्रिया पर सीधे पड़ता है, तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। जब कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है तब वहाँ पर कैसा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। अगर कर्ता के साथ हमको के द्वारा, से के द्वारा, रोहित के द्वारा या से के द्वारा का भाव मिले कर्ता के साथ, वहाँ पे हमेशा कर्मवाच्य होता है। अगर से के द्वारा या कर्ता हमको अप्रत्यक्ष तरीके से दिखे तो वहाँ पर कर्म का प्रभाव अगर क्रिया पर पड़ता है तब हम लोग जान जाते हैं कौन सा वाच्य होता है, वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। ठीक है ना। अब भाववाच्य क्या होता है, इस बात को आप लोग सीखेंगे। ठीक है ना। भाववाच्य क्या होता है, इस बात को आप लोग सीखेंगे। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब आप लोग सीखेंगे भैया भाववाच्य। ठीक है ना। देखेंगे भाववाच्य के बारे में, भाववाच्य के बारे में हमको पता होता है भाववाच्य हमेशा प्रधान कौन होता है भैया? आप लोग बोलेंगे भाव प्रधान होता है इसमें। और हमेशा जो भाववाच्य वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा आकर्मक वाले सेंटेंस होंगे। कैसे सेंटेंस होंगे? आकर्मक वाले सेंटेंस होंगे। जैसे हम कहें कि राजन से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। और जो हमारा भाववाच्य होगा, हमेशा हम लोग देखेंगे जब हमको नकारात्मक वाला वाक्य में, सेंटेंस में हमको नकारात्मक का सेंस हमको कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, हमेशा वहाँ पे भाववाच्य होगा। हम कहें, जैसे कहें कि धूप में, या हम कहें कि गर्मी में पिया नहीं जाता, या गर्मी में जाया नहीं जाता। या हम कह सकते हैं क्या कि गर्मी में छोड़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम बात करें, कहें क्या कि राजन से चला नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। या हम कहें कि गर्मी से चला नहीं जाता। अगर इस तरह के हमको सेंटेंस देखने के लिए मिले तो हम लोग जान जाएंगे कि ये हमारा कैसा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग आप लोगों को बता दिए हैं क्या भैया, ये पूरा सेशन हम आप लोगों को जो व्याकरण के तीसरे स्तंभ के रूप में हम लोग जानते हैं वाक्य रचना, हम इसमें आप लोगों को क्या पढ़ा चुके हैं, एक बार से आप लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। हम इसमें आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जब हम वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, किसका भैया? वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, तो एक हम बताएं भैया अर्थ के आधार पे वाक्य का, किसके आधार पे भैया? अर्थ के आधार पर वाक्य का। जब हम लोग अर्थ के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, कितने भागों में? 8 भागों में। फिर एक हम लोग करते हैं भैया रचना के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण, किसके आधार पे? रचना के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण 3 भागों में उसको बांटते हैं। एक हम करते हैं वाच्य या प्रयोग के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण, किसके आधार पे? वाच्य या प्रयोग के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण। इसको भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। ठीक है ना। जब हम अर्थ के आधार पे बात करते हैं, इस सब 8वें भाग के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। रचना के आधार पे हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में आप लोगों को एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं। और वाच्य या प्रयोग के वाच्य या प्रयोग के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है, आज हम आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा हो, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। फिर हम, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, हम दोबारा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो आज आप लोगों को व्याकरण का तीसरा स्तंभ खत्म होता है, जिसका नाम है क्या भैया? वाक्य रचना या वाक्य विचार। ठीक है ना। आज ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।